माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के ई लर्निंग प्रोग्राम में बच्चों आपका स्वागत है। मैं प्रियंका जाखड़, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज विजयनगर गाजियाबाद से। बच्चों आज कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान से अध्याय 4 एक समतल में गति के भाग 1 में कुछ बिंदुओं का अध्ययन करेंगे जो इस प्रकार है। भौतिक राशियाँ, अदिश एवं सदिश राशियां, सदिशों के प्रकार, सदिश राशियों का संकेतन एवं निरूपण, सदिशों का वर्गीकरण, स्थिति सदिश तथा विस्थापन सदिश, सदिशों का जोड़ना। बच्चों अपने अध्याय को शुरू करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि यह जो आज का अध्याय है वो भौतिकी की किस शाखा के अंतर्गत आता है। यांत्रिकी की, भौतिकी की वह शाखा है जिसमें हम वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं। यांत्रिकी की दो शाखाएं होती हैं, स्थितिकी और गतिकी। स्थितिकी में बच्चों बाह्य बलों के अधीन साम्य अवस्था में वस्तु का अध्ययन किया जाता है। गतिकी में बच्चों वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है, उनके कारणों का अध्ययन किया जाता है, उनके पैरामीटर्स का अध्ययन किया जाता है। गतिकी की दो शाखाएं होती हैं, शुद्ध गतिकी और गतिकी। शुद्ध गतिकी में बच्चों बिना कारणों का अध्ययन किए उसके जो पैरामीटर्स होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। गतिकी में बच्चों पैरामीटर्स का तो अध्ययन करते ही हैं, उनके कारणों का भी अध्ययन करते हैं। शुद्ध गतिकी में हम 3 तरह की गति का अध्ययन करते हैं, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। एक विमीय गति बच्चों आप अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं। द्विविमीय गति जो आज का ये हमारा अध्याय है, एक समतल में गति, द्विविमीय गति के अंतर्गत आता है। बच्चों जब भी हमें गति को समझना है तो गति को समझने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, प्रेक्षक और निर्देश तंत्र। प्रेक्षक बच्चों होता है ऑब्जर्वर, देखने वाले को हम बोलते हैं प्रेक्षक। निर्देश तंत्र जो समय से संबद्ध निर्देशांक निकाय को हम क्या बोलते हैं, निर्देश तंत्र बोलते हैं। निर्देश तंत्र बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र जैसे बच्चों नाम से समझ में आ रहा होगा, जड़त्वीय मतलब जो जड़ हो, ऐसे निर्देश तंत्र या तो वो विराम अवस्था में होंगे या अगर वो चल रहे होंगे, गति में होंगे तो उनका जो वेग होगा वो समान होता है। बच्चों जड़त्वीय निर्देश तंत्र न्यूटन के नियम का पालन करते हैं। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र जो जड़ नहीं होते, मतलब जिनका वेग निरंतर बदलता रहता है, और ऐसे जो तंत्र होते हैं, निर्देश तंत्र होते हैं, वो न्यूटन के नियम का पालन नहीं करते हैं। बच्चों निर्देश तंत्र को समझने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो निर्देशांक निकाय हमें चाहिए होता है, निर्देशांक चाहिए होता है, और संदर्भ बिंदु। जो सबसे अच्छा निर्देशांक निकाय होता है वो बच्चों क्या होता है, समकोणीय। समकोणीय का मतलब इसमें 3 अक्ष होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। यहाँ पर है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। जो ये तीनों अक्ष होते हैं ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। ये जिस बिंदु पर आके मिलते हैं उस बिंदु को बोलते हैं संदर्भ बिंदु या मूल बिंदु भी बोलते हैं। बच्चों ये जो आप पी पॉइंट देख रहे हैं एक्स वाई जेड, यहाँ इसके ये निर्देशांक हैं। ये हमें क्या बताता है, टाइम के साथ वस्तु की ओ के सापेक्ष मतलब मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति को बताता है। भौतिक राशियां, बच्चों जो भौतिक राशियां हैं, भौतिक राशियां वो राशियां होती हैं जिनको नापा जा सकता है। द्रव्यमान हो गया, इसके कुछ उदाहरण हो सकते हैं, द्रव्यमान, वेग, ये सब कैसी हैं, भौतिक राशियां। भौतिक राशियों को 4 भागों में बांटा गया है, अनुपातिक राशियां, अदिश राशियां, सदिश राशियां और प्रदिश राशियां। अनुपातिक राशियां वे राशियां होती हैं बच्चों जिसमें हमें केवल एक नंबर मिलता है, आंकिक मान होता है, ना मात्रक होती है ना दिशा होता है। तो ऐसी राशियों को हम क्या बोलते हैं, अनुपातिक राशियां। जैसे 1, 2, 3, 1/2 ये सारी कैसी होंगी, अनुपातिक राशियां। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, पॉइजन अनुपात या पॉइजन रेशियो भी बोलते हैं। दूसरा है अदिश राशियां। अदिश राशियां को आप अगर नाम से देखेंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, अ प्लस दिश मतलब जिसमें दिशा ना हो। ऐसी राशियां जिसमें परिमाण तो होता है बट दिशा नहीं होती, और ये इनको जब जोड़ा जाता है तो सिंपल बीजगणितीय नियम के द्वारा, सिंपल अलजेब्रा के थ्रू हम इसको जोड़ देते हैं। तो ऐसी राशियों को क्या बोलते हैं, अदिश राशियां बोलते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या होगा, दूरी हो सकता है, चाल, द्रव्यमान, समय, ये सारे इसके क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। सदिश राशियां, बच्चों सदिश राशियां वे राशियां होती हैं, जैसे आप नाम से देखेंगे सदिश, स प्लस दिश मतलब दिशा के साथ, इनके अंदर परिमाण तो होता है साथ में दिशा भी होती है। तो ऐसी राशियों को हम क्या बोलते हैं, सदिश राशियां। इनको जोड़ने के लिए बच्चों एक
पर्टिकुलर अलजेब्रा यूज होता है जिसको हम बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। इसको सिंपल अलजेब्रा के थ्रू आप नहीं जोड़ सकते हैं। ऐसी राशियों को आप क्या बोलते हैं? सदिश राशियां। सपोज करो आपके पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, आपको उनको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? आर, जो उनका रिजल्टेंट आएगा, जो परिमाण आएगा वो क्या आएगा? आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये जो थीटा है वो दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है, कोण होता है। उदाहरण में अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, ये सारे इसके उदाहरण हैं। फोर्थ नंबर की होती है राशि प्रदिश राशि। कुछ बच्चों, प्रदिश राशियां वो होती हैं ना तो ये अदिश होती हैं ना ये सदिश होती हैं। जैसे भौतिकी में कुछ ऐसी राशियां हैं जिनकी कोई दिशा निश्चित नहीं होती। जब इनकी कोई दिशा निश्चित नहीं है तो ये सदिश नहीं है, लेकिन उनका जो परिमाण होता है वो भिन्न भिन्न दिशा में भिन्न भिन्न होता है, तो इसका मतलब ये अदिश भी नहीं है। ऐसी राशियां ना सदिश होती हैं जो ना अदिश होती हैं, ऐसी राशियों को हम बोलते हैं प्रदिश, टेंसर भी बोलते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? जड़त्व, आघूर्ण और प्रतिबल। बच्चों, कुछ ऐसी और राशियां होती हैं जिनमें दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है, लेकिन फिर भी वो क्या है? सदिश नहीं होती। जैसे धारा, धारा में क्या होता है? दिशा भी है, परिमाण भी है, लेकिन वो क्या है? अदिश राशि है। क्यों है? क्योंकि वो सदिश के नियम का पालन नहीं करती, इसलिए उसको अदिश राशि बोला जाता है। बच्चों, अगर सदिश राशि को पूर्ण रूप से हमें परिभाषित करना है तो हम क्या कहेंगे? कि उसमें दिशा भी होगी, परिमाण भी होगा। अब जो उसको जोड़ा जाएगा वो सदिश के नियमों के द्वारा जोड़ा जाता है। सदिशों का निरूपण कैसे पहचानेंगे हम? सदिश राशि को कैसे लिखेंगे हम? सदिश राशि को, तो इसके निरूपण के लिए हमें क्या करना होता है? एक एरो लगाना होता है। सदिश राशि को लिखने के लिए उनके ऊपर तीर का निशान लगाया जाता है। ये जो तीर का निशान होता है बच्चों, इसका एक अपना मीनिंग होता है। कैसे? आप यहाँ एक तीर का निशान आप देख पा रहे होंगे। इसका एक दिस पॉइंट, ये क्या होगा? इसकी टेल होगी, और ये इसका क्या होगा? हेड होगा। ये जो बच्चों यहाँ से लेकर जो यहाँ तक होगी वो इसकी क्या है? लेंथ, मैग्नीट्यूड। ये जो लेंथ होगी वो क्या बताता है? मैग्नीट्यूड को बताता है। ये जो इसका हेड होता है वो डायरेक्शन बताता है। ये इसकी टेल होती है। जो इनिशियल पॉइंट होता है वो इसकी टेल होती है। ये जो इसका टर्मिनल पॉइंट होता है उसको हेड कहते हैं। तो बच्चों, जो अगर आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, सदिश राशि को आपको दिखाना है तो आप कैसे दिखाएंगे? उसके ऊपर तीर का निशान लगाएंगे, एरो का निशान लगाएंगे। कभी कभी उसको बोल्ड लेटर में भी लिखा जाता है या इटैलिक फॉर्म में भी हम लिख देते हैं। बच्चों, सदिश के दो प्रकार होते हैं, ध्रुवीय सदिश और अक्षीय सदिश। ध्रुवीय सदिश वो होते हैं जो सदिश एक निश्चित बिंदु की ओर कार्य करते हैं, उनको हम बोलते हैं ध्रुवीय सदिश। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ जो वर्क हो रहा है वो किसी एक निश्चित बिंदु की ओर कार्य हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? ध्रुवीय सदिश। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा? विस्थापन, संवेग, बल आदि। अक्षीय सदिश, अक्षीय सदिश में क्या होता है? जो कार्य होता है किसी घूर्णन अक्ष के अनुदिश कार्य होता है। जैसे हमारा दरवाजा होता है तो वो किसी एक अक्ष के इधर उधर मूव करता है, घूमता है, तो ऐसे सदिश को हम क्या बोलते हैं? अक्षीय सदिश। इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल क्या है? कोणीय वेग, कोणीय संवेग, बल, आघूर्ण आदि। बच्चों, अभी हमने कहा था कि जो वेक्टर्स होते हैं उनके बीच में एंगल बनता है। दो सदिशों को जोड़ने के लिए कुछ तथ्य होते हैं, जैसे उनका प्रकृति समान होनी चाहिए, वो एक ही तल में होने चाहिए, उनका मात्रक समान होना चाहिए, और जब उनके बीच में कोण बनता है तो उसके लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं। कैसे? कि अगर दो वेक्टर हमारे पास दिए गए हैं, सपोज करो वेक्टर ए और वेक्टर बी है। वेक्टर ए और वेक्टर, सपोज करो हम अगर वेक्टर ए को इधर से इधर मूव करते हैं, पैरेलली आप मूव कराएंगे तो उसके परिमाण और दिशा में कोई अंतर नहीं आता। इसका मतलब वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा, आप इसको अगर पैरेलली इधर से उधर मूव कराएंगे। अगर दो वेक्टर हैं, उनको ज्वाइन करोगे, हेड टू हेड या टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं, तो उनके बीच में एंगल बनता है। जो एंगल बनता है वो दो तरह का एंगल होता है, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। जैसे आप यहाँ देखें, यहाँ तो कोई ज्वाइन है ही नहीं, ना हेड टू हेड है ना टेल टू टेल है, तो ये क्या होगा? यहाँ पर तो एंगल कितना होगा? 0। जब आप यहाँ बात करते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी को टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं तो इनके बीच में एक एंगल ये बना और एक एंगल बाहर बनेगा। जो दो एंगल बने, एक एंगल छोटा है और एक एंगल बड़ा, तो हम कौन से एंगल को हमेशा लेंगे? जो छोटा कोण होगा हम हमेशा उसी को कंसीडर करेंगे, तो थीटा इक्वल टू 60 माना जाएगा। अगर हम यहाँ इस डायग्राम में देखें तो क्या होगा? वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इसमें भी दो तरह के कोण बनेंगे, एक छोटा बनेगा और एक बड़ा बनेगा। जो छोटे वाला कोण है उसको हम लेंगे थीटा इक्वल टू 90 लेंगे, जो बाहर वाला एंगल है, कोण है, वो 90 से बड़ा है तो उसको हम छोड़ देंगे।
अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर दोनों वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर के बीच में 180 का कोण बन रहा है, दोनों कोण बराबर होंगे, ये वाला कोण भी और दूसरा वाला कोण भी। तो आप कोई सा भी एंगल आप ले सकते हैं क्योंकि दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। अगर आप यहाँ पर बात करते हैं, दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, यहाँ पर भी दो एंगल बन रहे हैं, तो आप इस एंगल को नहीं लेंगे क्योंकि अंदर वाला एंगल क्या है, छोटा है, ये वाला एंगल बड़ा है, तो इसको आप छोड़ देंगे, अंदर वाले एंगल को कंसीडर करेंगे। तो आपको इन डायग्राम से एक कंडीशन समझ में आ रही होगी कि क्या आ जाएगा, जो एंगल होगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, या तो 180 होगा या उससे छोटा होगा। तो ये हमारा जब भी हम एंगल लेंगे तो इस कंडीशन का हम हमेशा ध्यान रखेंगे। बच्चों, जो सदिश होते हैं, सदिशों के प्रकार होते हैं, वर्गीकरण कैसे होगा सदिशों का, समान सदिश। समान सदिश का मतलब क्या है कि उनकी दिशा भी समान हो और उनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी समान हो, परिमाण भी समान हो, तो ऐसे सदिश को हम क्या बोलते हैं, समान सदिश। जैसे दो वेक्टर हैं, आप इनको देख पा रहे होंगे, तो दोनों की दिशा भी समान है और मैग्नीट्यूड भी समान है, परिमाण भी समान है। आप लिखेंगे कैसे, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, ये कैसे है, समान वेक्टर। अगर हम दूसरे वेक्टर की बात करें, असमान वेक्टर, असमान वेक्टर क्या होगा, अगर इनकी दिशा समान है तो परिमाण अलग होगा, या इनका परिमाण सेम है तो दिशा अलग होगी, तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं, असमान सदिश। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो दिशा सेम है बट परिमाण अलग है। यहाँ लिखेंगे कैसे, वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी, क्योंकि परिमाण अलग है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैग्नीट्यूड तो सेम है बट इस बार क्या हो जाएगा, डायरेक्शन अलग हो जाती है। जब डायरेक्शन अलग हो गई तो क्या होगा कि ये असमान सदिश है। विपरीत सदिश, अपोजिट, मतलब इनका परिमाण तो समान होता है बट दिशा विपरीत होती है। ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं, विपरीत सदिश। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी, आपके पास दो वेक्टर हैं। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है। दिशा विपरीत होने से लिखोगे कैसे, वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी। ये माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि ये विपरीत वेक्टर है, इसीलिए माइनस साइन आएगा। एकांक वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनका जो परिमाण होता है 1 होता है, ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, एकांक सदिश। इनका ना तो मात्रक होता है, मतलब ये मात्रकहीन होते हैं, विमाहीन होते हैं, इनमें केवल डायरेक्शन होती है। इनको किसी कैप या हेड से दिखाते हैं। अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए दिया गया है, उसका हमें यूनिट वेक्टर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, ए कैप या ए हेड से भी हम इसको शो करते हैं। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो कैसे निकालेंगे, ए कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए ओवर मॉडुलस ए। मॉडुलस से मतलब क्या है कि वो केवल एक आंकिक मान को उठाता है, वो भी प्लस के आंकिक मान को उठाता है। उसे ना तो दिशा से मतलब होता है ना उसको प्लस से माइनस से, उसको जो आंकिक मान है, सपोज करो 10 न्यूटन बल ईस्ट की तरफ लग रहा है तो वो उसको क्या, मॉडुलस का मतलब क्या है, केवल 10 से मतलब है। अगर उसके अंदर माइनस भी लगा होगा तो वो माइनस को खत्म कर देता है। इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस। शून्य वेक्टर, नल वेक्टर भी कहते हैं, ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण क्या होता है, शून्य होता है। मतलब उसका जो इनिशियल पॉइंट होता है और जो टर्मिनल पॉइंट होता है वो कोइंसाइड कर जाते हैं, तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। कैसे करेंगे, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, दोनों की दिशाएं कैसी हैं, विपरीत हैं, बट दोनों का जो परिमाण है वो सेम है। लिखेंगे कैसे, वेक्टर ए इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। ठीक, अब क्या करें कि इसको हम इधर भी प्लस एक बी ऐड कर दें और उधर भी बी ऐड कर दें, तो क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 0 नहीं बोलेंगे हम, इसको क्या पढ़ेंगे, नल वेक्टर, 0 वेक्टर पढ़ेंगे। समतलीय वेक्टर, समतलीय वेक्टर नाम से ही समझ में आ रहा है, समान तल में, ऐसे वेक्टर जो समान तल में होते हैं, जिनका तल समान होता है। जैसे आप इन वेक्टर को देख पा रहे होंगे, हमारे पास 3 वेक्टर हैं, वेक्टर ए, बी और सी, तो ये तीनों जो इनका जो तल है वो क्या है, एक टीवी की स्क्रीन है। ऐसे वेक्टर जिनका तल समान होता है उन्हें एक समतलीय वेक्टर कहते हैं। समप्रारंभिक वेक्टर, समप्रारंभिक वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो उनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है, जो इनका इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड कर जाए, ऐसे वेक्टर को बोलते हैं समप्रारंभिक वेक्टर, मतलब को इनिशियल वेक्टर बोला जाता है। समकोणीय एकांक सदिश, समकोणीय एकांक सदिश से मतलब क्या है कि ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे वेक्टर जिनका जो परिमाण है वो यूनिट हो और वो आपस में कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं, तो ऐसे सदिशों को समकोणीय एकांक सदिश कहा जाता है। जैसे हमारे पास ये एक
निर्देशांक निकाय है जिसकी एक्स एक्सिस डायरेक्शन, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। इनकी अगर हम डायरेक्शन दिखाएं तो एक्स एक्सिस को आई कैप से दिखाते हैं, वाई एक्सिस को जे कैप से दिखाते हैं और जेड एक्सिस को के कैप से दिखाते हैं। तो ये बेसिकली है क्या, आपस में परपेंडिकुलर है और इनका जो मान होता है वो यूनिट होता है। तो ये कैसे हैं, समकोणीय एकांक सदिश होते हैं। स्थिति सदिश, स्थिति सदिश वो सदिश होता है, वैसे वो वेक्टर होते हैं जो मूल बिंदु से किसी वस्तु की या किसी ऑब्जेक्ट की स्थिति को बताते हैं, टाइम के साथ उसकी स्थिति को बताते हैं। ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे हमारे पास क्या है, एक वेक्टर आर है, ये क्या है P, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या एक्स वाई जेड, मतलब O से मूल बिंदु के सापेक्ष इस किसी भी वस्तु की जो स्थिति को बताएगा उसको क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। बच्चों विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश हमें क्या बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट मूल बिंदु से कितना और किस दिशा में विस्थापित हुआ है, तो उसको बोलते हैं विस्थापन सदिश। सपोज करो हमारे पास दो वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर ए और सपोज करो हमारे पास एक 2 डायमेंशनल प्लेन है, 2 डायमेंशनल प्लेन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है हमारे पास। अगर आप इसको देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास वेक्टर, हम एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r1। अब क्या हुआ, इसकी ये पहली पोजीशन है, ऑब्जेक्ट पहले कहाँ था, ए पॉइंट पर, ए पॉइंट से वो बी की डायरेक्शन में चलता है, उसको कितना टाइम लगता है, टाइम उसको डेल्टा टी, मतलब टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, किस डायरेक्शन में, ए टू बी, बी डायरेक्शन में। तो दूसरा पोजीशन वेक्टर बी, और बी पोजीशन पे उसका दूसरा वेक्टर क्या आ जाएगा, r2 पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। इन दोनों का अगर डिफरेंस दिखाएंगे, अगर आप देखेंगे ए बी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर, मतलब इसको जो एक्स एक्सिस में अगर आप देखेंगे तो कितना डिफरेंस आया, डेल्टा एक्स, और वाई एक्सिस में अगर आप देखेंगे तो कितना चेंज आ जाएगा, डेल्टा वाई। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, ए बी इक्वल टू डेल्टा आर, सदिश के त्रिभुज के सदिश के योग के नियम से हम कैसे लगा सकते हैं, ए बी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ये जो ए बी वेक्टर होता है इसको क्या लिखा जाता है, जो बच्चों बाद में होता है उसको पहले लिखते हैं और जो पहले होता है उसको बाद में लिखते हैं, मतलब ओ बी माइनस ओ ए, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। डेल्टा आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, इनकी वैल्यू आप रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ओ ए क्या है, R1 है, ओ बी क्या है, R2 है, और ओ ए क्या है, R1 है। इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसी वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 आ जाता है। अगर इसको घटकों के रूप में लिखेंगे R1 को पोजीशन वेक्टर, तो क्या लिखेंगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, मतलब एक्स एक्सिस में डायरेक्शन, एक्स एक्सिस में क्या इसका घटक होगा, x1 होगा, और y डायरेक्शन में क्या होगा, y1 होगा, R1 का। अगर हम ऐसे R2 के R2 को देखें घटकों के रूप में तो क्या होगा, R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। बच्चों अगर इसकी हम वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो हमें ये वैल्यू मिल जाती है। अब क्या होगा, जो समान वेक्टर हैं उनको हम एक तरफ ले आते हैं, x2 और x1 समान वेक्टर हैं तो एक तरफ ले आएंगे, x2 माइनस x1 आई कैप हो जाएगा, इधर y2 माइनस y1 जे कैप हो जाएगा। इस प्रकार मतलब ये क्या हो रहा है कि डेल्टा आर को आपने किसके एक्स और वाई के घटकों में आपने यहाँ पे लिख दिया, दिशाओं के घटक, दिशाओं में जो घटकों के रूप में है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये आपका क्या आ जाएगा इस फॉर्म में। अगर हम क्या करें, डेल्टा आर इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, जो हमारा परिमाण के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट मतलब डेल्टा एक्स का स्क्वायर, इसको आप डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, इसको आपको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वाई। तो अगर आप इसका परिमाण निकालेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। बच्चों अगर आपको इसकी डायरेक्शन देखनी है तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट कर देते हैं, तो क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। सदिशों को जोड़ना, बच्चों सदिशों को जोड़ने के लिए उनकी प्रकृति समान होनी चाहिए, उनका मात्रक समान होना चाहिए और उनके वो एक ही तल में होने चाहिए। तो क्या होता है, अगर सपोज करो सदिशों के जब योग करते हैं तो उनमें कुछ नियम होते हैं। जैसे पहला नियम होता है कम्यूटेटिव, वो कैसे होते हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। कैसे, अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी को जब पहले क्या करेंगे, वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़ेंगे। आपने वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़ा तो आपको पास रिजल्टेंट क्या आया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब दूसरी बार आपने क्या किया, वेक्टर बी में वेक्टर ए को जोड़ा, वेक्टर बी में वेक्टर ए को ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट क्या आएगा, बी प्लस ए। मतलब दोनों कैसे हैं, समान है। तो ये जो जोड़ना होता है, सदिश का जो जोड़ होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। बात करते हैं सदिश योग सहचर्य नियम का पालन करता है। सहचर्य नियम में क्या होता है, हमारे पास तीन वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। तो इसको जोड़ेंगे कैसे, यहाँ पर आप देखेंगे वेक्टर बी और सी को पहले जोड़ते हैं। वेक्टर बी और सी को हमने जोड़ा तो इनका जो रिजल्टेंट आया वो क्या आया, हमारे पास बी प्लस सी आ जाएगा। और इस रिजल्टेंट पे हमने क्या किया, वेक्टर ए को जोड़ दिया,
इस रिजल्टेंट पे हमने क्या किया, वेक्टर ए को जोड़ा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें, अब दूसरा देखिए, पहले वेक्टर ए और बी को जोड़ लेते हैं। पहले तो हमने बी और सी को जोड़ा था, अब हम क्या करेंगे, वेक्टर ए और बी को पहले जोड़ेंगे। वेक्टर ए और वेक्टर बी को पहले जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा वेक्टर ए और बी। और इस रिजल्टेंट में हम क्या जोड़ देंगे, वेक्टर सी को जोड़ देंगे। तो हमारे पास सेम रिजल्टेंट, पहले भी हमें यही रिजल्टेंट मिला था, अभी भी हमें यही रिजल्टेंट मिल जाता है। तो जो जोड़ होता है वो सहचर्य नियम का पालन करता है। बच्चों, त्रिभुज को, जो हमारे वेक्टर को जोड़ने के लिए विधियां होती हैं, तो सबसे पहली विधि हमारी है त्रिभुज विधि। त्रिभुज विधि में होता क्या है, इसमें हम केवल दो वेक्टर को जोड़ सकते हैं। दो वेक्टर को जोड़ने के लिए जो विधि हम यूज करते हैं वो क्या होती है, त्रिभुज विधि। त्रिभुज विधि में होता क्या है, जो दो वेक्टर दिए गए होते हैं, यदि दो दिए गए वेक्टर परिमाण तथा दिशा में एक ही क्रम में त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा प्रदर्शित हो, तो त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होगी वो विपरीत क्रम में परिमाण तथा दिशा में उनके वेक्टर के योग के बराबर होती है। मतलब आपके पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, वो त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं के द्वारा प्रदर्शित हो रहा है। तो जो ये तीसरी भुजा होगी वो इन दोनों के योग के बराबर होता है, इसका जो परिमाण होता है वो इन दोनों के योग के बराबर होता है, इसकी डायरेक्शन विपरीत होती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वेक्टर ए को दिए गए परिमाण और दिशा के साथ वेक्टर ए ड्रॉ कर लेते हैं, ओ से पी की तरफ खींचते हैं। अब ए के हेड से वेक्टर बी को खींचने दी गई दिशा और परिमाण के साथ खींचते हैं, वेक्टर बी हमने खींच लिया। अब वेक्टर ए के जो हम तीसरी भुजा खींचेंगे वो कैसे खींचेंगे, जो ए का टेल है उसके टेल से बी के हेड तक मिलाते हैं, तो ये हमें क्या मिल जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाता है। बच्चों, ये आप यहाँ पर देख पा रहे त्रिभुज है, ठीक है। इस त्रिभुज को जब आप देखते हैं तो इसको अब हमें आर का मैग्नीट्यूड निकालना है, परिमाण निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे परिमाण, कि हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे। इनके जो वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच में एंगल कितना है, थीटा मान लेते हैं, थीटा एंगल है दोनों का। इसको आगे बढ़ाया, पी एन तक बढ़ा लेते हैं और क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। मतलब अपने इस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज के रूप में चेंज कर लेते हैं, बदल देते हैं। तो अब क्या होगा, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के द्वारा हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जब हम समकोण त्रिभुज लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम निकाल सकते हैं। पाइथागोरस के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कर्ण चाहिए होता है, लंब चाहिए होता है और आधार चाहिए होता है। कर्ण तो हमारे पास है, वेक्टर आर हमें दिया है, लंब हमारे पास नहीं है और आधार का कुछ पोर्शन हमारे पी एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो इसको सबसे पहले इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, अगर आप इस छोटे से ट्राइंगल को देखेंगे, क्यू पी एन को आप देखेंगे तो क्या होगा, आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब रिलेशन आप क्या निकालेंगे, इस वेक्टर और इसके बीच में रिलेशन निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्यू एन बराबर मिल जाएगा बी साइन थीटा। कर्ण और लंब के बीच में रिलेशन मिलता है बी साइन थीटा। अगर आप इसको देखेंगे आधार और जब आपको पी एन की वैल्यू चाहिए तो आपको क्या चाहिए, आधार और कर्ण में रिलेशन चाहिए। आधार और कर्ण में रिलेशन के लिए आपको क्या मिल जाता है, बी कॉस थीटा। पी एन इक्वल टू क्या मिल जाता है, बी कॉस थीटा, और क्यू एन क्या मिल जाता है, बी साइन थीटा। ठीक, अब हमारे पास सारी वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब क्या करें, हम पाइथागोरस लगा दें, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर। ठीक, इनमें वैल्यू आप पुट कर दीजिए। जो क्यू एन है वो टू पार्ट्स में है, ओ पी प्लस पी एन। इसकी वैल्यू जैसे आप पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बच्चों, ये तो परिमाण है। अगर आपको इसकी दिशा भी चाहिए तो दिशा के लिए क्या करते हैं, दिशा के लिए अब क्या करेंगे, वेक्टर ए और बी को पुराना वाला अपना डायग्राम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। वेक्टर ए वेक्टर बी खींचा। ये जो क्या होता है, दिशा निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो वेक्टर है, जो रिजल्टेंट है और जो वेक्टर ए है, उनके बीच में जो एंगल होता है उसके थ्रू देखा जाता है। क्या एंगल है, फाई। क्या करेंगे बच्चों, जो हमारा tan फाई होगा, tan फाई इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस हम कर देते हैं दिशा निकालने के लिए। तो tan फाई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, क्यू एन बटे ओ एन, क्यू एन ओवर ओ एन। दोनों की वैल्यू आप रख दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास डायरेक्शन आ जाती है। दो वेक्टर के योग का परिमाण उनके बीच के कोण पर निर्भर करता है। बच्चों, ये तो त्रिभुज विधि थी। जो हम वेक्टर को एक और विधि के द्वारा जोड़ सकते हैं, बोलते हैं संगत घटकों के जोड़ के द्वारा भी इनको हम जोड़ सकते हैं। कैसे, मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। इनका क्या होगा कि इनके जो घटक हैं, क्रमशः जो घटक होंगे वेक्टर ए के घटक ए एक्स और ए वाई, मतलब एक्स डायरेक्शन में ए एक्स और वाई डायरेक्शन में ए वाई। ऐसे ही बी के भी दो घटक हैं,
एक्स डायरेक्शन में बी एक्स और वाई डायरेक्शन में बी वाई। अब क्या करें, ये घटक क्या होते हैं, कैसे समझे घटक क्या मतलब। अगर हम बी का एक देख लेते हैं, ये हमारे पास बी वेक्टर है जो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे, थीटा एंगल पर है। ये जो इसका एक्स एक्सिस में जो घटक होगा वो क्या है, बी एक्स है, और वाई डायरेक्शन में इसका जो घटक है वो क्या है, बी वाई है। अगर अब हम इस डायग्राम पर आए तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम ए वेक्टर खींचते हैं जो केवल एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब इसका क्या होगा, एक ही घटक होगा जो क्या है, ए एक्स। इसका वाई घटक नहीं होगा। बी वेक्टर को हम किसी एंगल पर खींचते हैं, वेक्टर ए से थीटा एंगल बनाते हुए खींचते हैं, तो क्या हो गया, इसके दो घटक हो जाएंगे, एक्स एक्स डायरेक्शन में भी हो जाता है और वाई डायरेक्शन में। बी एक्स एक्स डायरेक्शन में होगा और बी वाई वाई डायरेक्शन में होगा। जो इसका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इन दोनों वेक्टर का आर इक्वल टू ए प्लस बी। अगर इसको देखें तो क्या, ए को हम घटक के रूप में, घटकों के रूप में कैसे लिखेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। बी को कैसे लिखेंगे, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। आर इक्वल टू क्या है हमारा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस इनकी आप क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप कर देंगे, ए को और बी को रखेंगे, जो समान है उनको आप एक साथ ले आएंगे, एक्स वाले आप एक साथ ले आए, ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आर एक्स लिख सकते हैं, इसको आर वाई लिख सकते हैं। ठीक, आप क्या देखते हैं कि जो एक घटक है केवल एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में जीरो है, ए एक्स इक्वल टू ए और ए वाई इक्वल टू जीरो। अगर हम इसका बी एक्स की वैल्यू चाहिए तो हम क्या निकालेंगे, बी कॉस थीटा। कैसे निकालेंगे, यहाँ से बी की वैल्यू आपको निकालेंगे, बी एक्स की आपको वैल्यू चाहिए तो इसमें और इसमें रिलेशन, ये हमारे पास है कर्ण, इसमें रिलेशन चाहिए तो क्या आता है, कॉस थीटा, बी कॉस थीटा में मिल जाएगा। अगर आपको ये चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, तो कर्ण और परपेंडिकुलर में, लंब में जो रिलेशन आता है उससे क्या आएगा, बी साइन थीटा। आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई, आप पुट कर दीजिए। जब आप पुट करेंगे तो आपके आर एक्स में, अगर आर एक्स की वैल्यू में आप पुट करें तो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी एक्स। ए एक्स प्लस बी एक्स की जगह आप पुट करेंगे ए एक्स की वैल्यू ए, बी एक्स की वैल्यू क्या है, बी कॉस थीटा। ऐसे आप आर वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, जब निकालेंगे तो ए वाई प्लस बी वाई। ए वाई जीरो है तो इसे नहीं लिखा, जीरो हो गया, बी वाई की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, हमें क्या मिल गया, बी साइन थीटा यहाँ पर मिल जाता है। जो आर का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपके पास फाइनली क्या फॉर्मूला आ जाता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आप समझ पा रहे होंगे, सेम जो पहले त्रिभुज विधि से निकला था वही यहाँ पर सेम फॉर्म में यहाँ फॉर्मूला हमें मिल जाता है जब मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं। अगर हम डायरेक्शन निकालेंगे तो डायरेक्शन में वही परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस करेंगे तो सेम डायरेक्शन का भी वही फॉर्मूला आ रहा है जो हमारा त्रिभुज विधि से निकला था। बच्चों, सदिशों को जोड़ने के लिए दो और विधियाँ होती हैं, तो उन दो विधियों को हम भाग 2 में देखेंगे। अभी आपके लिए कुछ गृह कार्य दिया जा रहा है, इस गृह कार्य को आप देखेंगे और इसके बारे में जानेंगे। ये सब कुछ आपको इस वीडियो में पढ़ाया गया है। आज के लिए बस, अगर आप उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जैसे आप अगर क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विस्थापन व दूरी में कौन सदिश है। आप बता सकते हैं, ये सब आपको एग्जाम्पल बताए गए हैं। प्रश्न नंबर 2 अगर देखें, बल तथा बल आघूर्ण में कौन सदिश राशि है, ये भी आप बता सकते हैं। ये सब बताया गया है, वीडियो में आपको सब मिलेगा ये। प्रश्न नंबर 3, ध्रुवीय सदिश के 2 उदाहरण दीजिए, वो आप दे देंगे। प्रश्न नंबर 4, परस्पर लंबवत 2 सदिश ए और बी के आंकिक मान क्रमशः आपको 3 व 4 मात्रक है, इनके परिणामी का आंकिक मान ज्ञात करो। वो आप ज्ञात कर सकते हैं, आपको रिजल्टेंट निकालने का तरीका आपको बताया गया है वीडियो में। प्रश्न नंबर 5, 2 सदिशों के बीच अधिकतम संभव कोण का मान क्या होता है, ये भी बच्चों आपको बताया गया है। कोण का जब आपको सेक्शन हम डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ सब बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं आप इसको कर पाएंगे और मिलते हैं आपको भाग 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।